सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल असम्बली के बिल्कुल बाहर सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब और इमरान साहब भी। इन दोनों से आज हम जानेंगे बिकॉज आज 26वीं आईनी तरमीम की जो मंजूरी होने जा रही है, इट्स एन हिस्टोरिक डे। तो इन दोनों से हम पूछेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। स्टार्टिंग फ्रॉम हसन, अगर आप बुरा ना माने तो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हसन। हसन, कहिएगा आज के इस पूरे डे को आप किस तरह से देख रहे हैं, टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं, और आज अब आगे थोड़े घंटों के बाद आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं? देखिए, घंटों के बाद मैं डेवलपमेंट ये देख रहा हूँ कि जब सेनेट के अंदर बिल पेश हो जाएगा, मेरे से पेश कर दिया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस टाइम तक, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 सेनेटर्स मौजूद हैं इस टाइम ईवान के अंदर, वो खड़े होंगे, अपनी तकरीर करेंगे, अपना इसके मुखालफत करेंगे और मुखालफत करके वो यहाँ से वॉक आउट कर जाएंगे। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर भी यही अमल जो है वो रिप्रोड्यूस होगा और कौमी असम्बली में भी अपनी तकरीर करेंगे, इसको आईनी तरमीम को मुस्तरद करेंगे और इस असम्बली के ऊपर सवालात उठाएंगे, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवालात उठाएंगे। वही अच्छा। अपना फॉर्म 47 वाला नैरेटिव जो है उसको रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद उन्होंने वॉकआउट कर जाना है। हुकूमत के पास अददी अक्सरियत आज से, यानी अगर 1.5 हफ्ता पहले की बात करें, तब से मौजूद है। बट गवर्नमेंट ने जो कंसेंसस डेवलप करने के लिए पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नवाज ने, उन्होंने काविशें और कोशिशें की और बिल आखिर वो कामयाब हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी, वो भी पार्लियामेंट पहुंच चुकी है, सेनेट के अंदर जो है, और वो भी अभी जो है वो इसके हक में वोट दे देंगे। तो मेरे ख्याल से आज तकरीबन 1.5-2 घंटे लगने हैं प्रोसेस में सेनेट के अंदर, उतना ही टाइम लगना है तकरीबन नेशनल असम्बली के अंदर, और उसके बाद ये तरामीम मंजूर हो जाएंगी। और ये मंजूर होने के बाद पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये मंजूरी के बाद पाकिस्तान की जो सिमत है वो दुरुस्त होगी और पाकिस्तान में जारी जो जुडिशल मार्शल लॉ है उसको इख्तिताम पजीर होता हुआ मैं देख रहा हूँ। आज जो सूरज गुरूब हो रहा है, ये बज़ाहिर मुझे पाकिस्तान में जो जारी जुडिशल मार्शल लॉ का जो सूरज है वो गुरूब हो रहा है। और जारी बात है, जो नई सुबह जो है वो तुलू होगी, तो वो सुबह जो है वो पाकिस्तान में अमन के, और क्या में अमन और रूल ऑफ लॉ की तरफ जो है वो मुल्क को लेके जाएगी। ठीक है इमरान, आप समझते हैं जिस तरह से हसन अभी कह रहे हैं कि ये एक सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है और कल का सूरज जो है वो अमन और एक इंसाफ और चीजें जो है वो बेहतर की तरफ जाएंगी। आप समझते हैं कि आज की जो तरामीम होने जा रही हैं ये एक अहम रोल प्ले कर सकती हैं? देखिए मारिया, आज जो पार्लियामेंट काम करने जा रही है, इस पे ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक बयानिया बनाना है और उनके चंद अरकान सेनेट में भी मौजूद होंगे, चंद अरकान उनके कौमी असम्बली में मौजूद होंगे। और उनका मौक़िफ़ क्या होगा? उनका मौक़िफ़ ऐसा होगा जो तज़ादात पर मबनी होगा। चंद रोज़ पहले जो वो बातें कर रहे थे पार्लिमानी कमेटी में बैठ के, अब पार्लिमानी कमेटी में कौन लोग मौजूद थे? वही लोग मौजूद थे ना जिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि फॉर्म 47 वाले हैं। वहाँ पे उनके साथ नेगोशिएशन भी करते रहे, मुशावरत के अमल में भी शामिल रहे और जो मसवदा तैयार किया गया उसमें इनकी सह ली गई, इनकी इनपुट ली गई। और ये मौलाना फजल रहमान के साथ जिस तरीके से कनेक्टेड थे, मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमती मसवदा था उसको चेंज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीज़ों को इस मसवदे में शामिल किया है। अब चूंकि नजर आ रहा था और ये राइटिंग ऑन द वॉल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं चाहेगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वो सपोर्ट करें। और उसकी वजह भी हसन अयूब को भी पता है, आपको भी पता होगी, क्योंकि ये नहीं चाह रहे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के जरिए जो बार बार हमारे जुडिशियल सिस्टम की जानिब से जो पार्लियामेंट का अख्तियार है उसमें जो जुडिशियल ओवररीच किया जाता रहा, वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, यानी ऐसे फैसले किए गए कि इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को $बिलियन के हर्जानों का सामना करना पड़ा। तो ये कभी नहीं चाहेंगे और आपके सामने है। और मैं आज ये भी ज़रूर कहूँगा कि आज जो आईनी तरमीम मंजूर होने जा रही है और उस आईनी तरमीम के नतीजे में जो नज़र आ रहा है कि जो अगले चीफ जस्टिस होंगे वो शायद जस्टिस याहिया अफरीदी हो सकते हैं। हम इम्कान पे बात कर रहे हैं। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो अगर चीफ जस्टिस नहीं बनते तो इसमें भी तहरीक इंसाफ का अपना हाथ है, अपना किरदार है। जिस तरीके से उनके बारे में पोर्ट्रेट किया गया कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो मतलब पार्लियामेंट है इसमें जो बैठे जो लोग हैं कौमी असम्बली, इसको उड़ा देंगे, ये पूरा इलेक्शन का ऑडिट करा देंगे और ये हुकूमत घर चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब अडयाला जेल से बार बार ये पैगामात देते रहे। तो ये जो चीजें सब कुछ हुई हैं इसमें इनका अपना हाथ है। आज अगर ये किसी वजह से
कि हमारा जो फेवरेट जज है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आएगा और पूरा जो इलेक्शन हुआ है उसको लपेट के रख दिया जाएगा, वो नहीं आ रहा, तो इसलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इनके मौके में बहुत सारे तजादात हैं। पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे खड़े थे, उनके ये दावे कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कहेंगे उनके साथ चलेंगे, उनके पीछे चलेंगे और मौलाना फजल रहमान के पीछे उनकी इमामत में नमाजें भी पढ़ते रहे। लेकिन आज जाहिर सी बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी रियलाइज हुआ है कि ये सिर्फ ताखिरी हरबे कर रहे थे, इनका कोई मकसद नहीं था इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करने का, टाइम गेन करने का मकसद था। और जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेनेट में जो 26वीं आईनी तरमीम का जो बिल है वो पेश कर दिया है। जो वक्फा सवालात था उसको रूल्स को रिलैक्स करके, सस्पेंड करके खत्म कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया है। और जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया। और बिल पेश करना हुकूमत की जानिब से ये इस बात की इंडिकेशन है, ये इस बात को बता रहा है कि हुकूमत आज आईनी तरमीम पार्लियामेंट से पास करवाने जा रही है। नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हैं। तो हसन साहब काफी अच्छे से कह रहे हैं नंबर पूरे, लेकिन हसन साहब ये बताइएगा, आप काफी टाइम से ट्वीट्स वगैरह भी कर रहे हैं और शो में बैठकर ये बात भी करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बड़े तेज हैं और उनके पत्ते जो है ना बड़े आखिर तक जो है उनके पास होते हैं, वो बड़ा छाती साथ लगा के रखते हैं। ये लेकिन यहाँ पे मैं हासन की तरफ आप जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो भी उनकी सोच थी, जितने भी वो ज़ेरेक थे, यहाँ पे उनको लौटना पड़ा है, वापस आना पड़ा है। और मौलाना फजल रहमान साहब वापस अगर नहीं आते ना, तो फिर हसन अय्यूब साहब बताएंगे आपको, तो फिर कौन सी अमेंडमेंट होनी थी जो अभी नहीं होने जा रही। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन वाज कि क्या इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब किस वजह से स्टेप बैक किए हैं? क्योंकि 1-2 दिन पहले तक तो हम देख रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखिए, आज भी वो खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ। मौलाना ने नाक से लकीरें निकलवाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मौलाना ने अपना वजन बताया, जतलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने हमायत करने वाले लोग हैं उनको। मौलाना ने बताया कि उनकी सियासत क्या है, वो कहाँ कितने बड़े सियासतदान हैं। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 12-13 मेंबरान जो मौलाना साहब के साथ मौजूद हैं, इन मेंबरान में से एक मेंबर भी मौलाना के पास ना हो, तब भी ही इज़ द मोस्ट रेलेवेंट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। और जहाँ पर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म होती है, वहाँ से मौलाना की सियासत शुरू होती है। और इमरान खान साहब कल अडयाला जेल में बैरिस्टर गौर साहब को नसीहत कर रहे थे कि देखना कहीं ये मौलाना आप लोगों को इस्तेमाल ना कर ले, और आपने कोशिश करनी है कि आपने मौलाना को इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल से कोई पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक शख्स भी ऐसा जो मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल कर ले। ये है मौलाना फजल रहमान, एक बात। दूसरी बात है कि अगर मौलाना आज ना आते तो क्या होता। मुझे तो 1% भी इस मामले में तवक्को नहीं थी कि मौलाना इस साइड पर नहीं आएंगे। मौलाना का और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है वो फितरी इत्तेहाद नहीं है। मौलाना का जो बेस कैंप है वो खैबर पख्तूनख्वा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बेस कैंप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है। हालिया इंतखाबात जो 2024 के फरवरी के इंतखाबात थे, उसमें सबसे बड़े विक्टिम बने मौलाना फजल रहमान। जो फैज़जाबी ताकत ने उनको मदद दिलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और एक मैंडेट दिलाया जो कि चोरी हुआ मैंडेट मौलाना फजल रहमान का। मौलाना फजल रहमान को का जो सख्त तरीन मुखालिफ है उसको चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा नॉमिनेट किया इमरान खान ने। तो मौलाना का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद मतलब इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, मौलाना के कुछ खदशात होते हैं, मौलाना के कुछ सियासी दाव पेच होते हैं, और मौलाना वो सियासी दाव पेच चलते हैं, वो यूज करते हैं। मौलाना को इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मौलाना ने अपने कार्ड छाती के साथ लगा के रखे थे। देखिए, जितनी तारीफें कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती जितने भी लोग हैं, इवन तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मौलाना के बारे में जितनी तारीफें कर चुका है, आज अगर वो दोबारा मौलाना फजल रहमान को गाली निकालते हैं तो किस मुंह से निकालेंगे। और अगर वो गाली निकालते हैं या मौलाना पर तनकीद करते हैं, जब मौलाना के बारे में कुछ बातें करते हैं, तो फिर मौलाना के पास एक विजुअल एविडेंस भी मौजूद है तमपूरी क़यादत का जो मौलाना की तारीफें कर रही थी। उनके पास इन राइटिंग एविडेंस भी मौजूद है जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मौलाना की तारीफें करते रहे हैं। तो मौलाना हैड प्लेड अ ब्यूटीफुल इनिंग, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अपना खेल खेला। और मौलाना की कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि मौलाना ने एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो कुछ उनके अपने नुकात थे वो भी शामिल करवाए, और हुकूमत की जानिब से जो ऐसे नुकात थे जिनके ऊपर उनको ऑब्जेक्शन था उनको रिमूव करवाया। तो ये सियासत में यही होता है। सियासत में कुछ बात आप मानते हैं, कुछ बात अपने मनवाते हैं। तो ये मौलाना की जो है वो काबिलियत है, ये मौलाना की सियासत है। और मौलाना के साथ मौलाना के दर पर बड़ी बड़ी दुनिया गई है, खाली हुकूमत अपोजिशन नहीं है। मोसेस भी मौलाना के दर पर गए, मौलाना के सामने जाकर उन्होंने भी फरियाद की। और मौलाना देखे ना, वो
कुछ लोग कह रहे थे कि अवाम पाकिस्तान पार्टी के जो गए शायद हकान अब्बासी साहब, तो कहते हैं कि उनकी तो ना सेनेट में कोई रुकन है और ना कौमी असम्बली में, लेकिन वो मुफ्त की रोटी खाने के लिए वो भी पहुंचे थे। तो बात ये है कि ठीक है, मौलाना साहब के पास, मौलाना के दर पर तो शायद सब लोग हकान गए। अब्बासी साहब भी गए। ठीक है। मैं चाहूंगी इमरान साहब आप इस पे ऐड कीजिएगा, जैसे हसन साहब ने भी बात की कि कुछ बातें मौलाना साहब ने अपनी मनवाई भी और कुछ हुकूमत से जो है ना जो उनकी अकॉर्डिंग नहीं थी वो रिमूव भी करवाई है। मैं चाहूंगी इस पर रोशनी डालिएगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मौलाना साहब अपनी तरफ से मनवाना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी हमें सामने आ रही थी, लोग ये कहते कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कुछ पॉइंट्स हैं जो मौलाना साहब मिलकर उनके साथ आगे ऐड करवाना चाह रहे हैं। पहले तो मैं हसन की बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि मौलाना साहब का जो घर एक आस्थाना बना, हाँ, उन लोगों के लिए जो कहा करते थे कि मौलाना जो है ये मौलवी नहीं है, इसको मौलाना नहीं कहना चाहिए। इसके पीछे तो यहाँ तक कहा गया कि आप नमाज भी पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। और फिर पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने देखा वर्ड्स कि वही मौलाना जिसको पत्नी परमट वाला कहते थे, न जाने कौन कौन से अलकाबात नहीं दिए गए थे, उस मौलाना के घर भी गए, उस मौलाना के पाँव भी पड़े, उस मौलाना की मन्नत समाजत भी की, उस मौलाना के पीछे नमाज भी पढ़ी। जो खुद कहते थे कि इसके पीछे नमाज नहीं हो सकती, उसके पीछे खुद नमाज पढ़ी, मौलाना साहब की इमामत में नमाज पढ़ी। और फिर आप देखें कि वक्त के हालात कैसे मतलब बदले कि ना सिर्फ तहरीके इंसाफ को जाना पड़ा, फिर हुकूमत को भी मौलाना साहब के घर पे चक्कर लगाने पड़े। लेकिन बहरहाल बात ये होती है जो हसन अयूब साहब बात कर रहे हैं कि जब आप टेबल पे बैठ के बहुत सारी चीजों को निगोशिएट करते हैं, मुशावरत करते हैं, तो कुछ चीजें आप अपनी मनवाते हैं, कुछ चीजें आप दूसरे की मानते हैं, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप कंडीशन लगा देंगे कि आप पहले ये करो तो फिर मैं मुज़ाकरात की टेबल पे आऊंगा, वो अडयाला जेल के जो कैदी हैं, कैदी नंबर 804 जो कहते हैं कि पहले दिन पूरे हो गए सर साहब गिन रहे हैं। नहीं 420 गुजर चुके हैं। उधर माइक कर दे। जो उनका नंबर है, एक्चुअल जो उनका नंबर है वो 495 है, उसको ये 804 कहते हैं, तो फिर 420 आता है, नजदीक है ना, आम फैम भी है। हंसने की क्या बात है? कैदी नंबर 420, अच्छा नहीं चले ना, कैदी नंबर 420 ना 804 ना 495, अडयाला का चांसलर बना देते हैं। ख्वाहिश तो थी उनकी चांसलर बनने की, उस पे भी वो आपने बहुत चांसलर नहीं बन सके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो अब उनको अडयाला का चांसलर बना दें, तो ये बात ठीक है। वैसे ये होना भी चाहिए। अब तो मतलब देखिए ना, कितना अरसा हो गया? बरतानिया वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ना है। तू पाकिस्तान में काउंसलर नहीं बन सकता, तू हमारी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने नहीं आया। तो अब तो बरतानिया ने डिक्लेयर कर दिया भाई तू डिस्क्वालीफाई है और सर्टिफाइड डिस्क्वालीफाई है। लेकिन चलें इस बात के कतई नजर, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। उन्होंने कहा कि इमरान खान इज ए क्रिमिनल, जो लीगल ओपिनियन नहीं क्रिमिनल कहा, क्रिमिनल जो उनका रिकॉर्ड है और कन्विक्टेड है, तो क्रिमिनल कहा उन्होंने। ये बेसिकली जो किंग्स काउंसिल थे, ये उनकी लीगल ओपिनियन है इमरान खान के मुताबिक। अब देखें ना, इसमें जो बात मनवाई गई, पहले बात जा रही थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तरफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस पर डट के खड़े थे और वो कह रहे थे कि मेरी वालदा का ख्वाब है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब है, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा के ख्वाब में को पूरा करने में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। देखें, जब आपने वही बात हो रही है ना कि जब आपने मुज़ाकरात करने हैं, कुछ आपने देना है, कुछ आपने तभी लेना है जब आप किसी को कुछ देंगे। जब देंगे नहीं तो फिर आप दूसरे से लेंगे क्या? तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, मैं तो उस पर यही कहूंगा कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एक शक्ल है, लेकिन उसके ऊपर आ गए लोग। अच्छा, नाम पूरा लग रहा था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। वो इतना बड़ा मजाक है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ना, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। एक कि वो 1 साल के लिए उनके मेंबरान नॉमिनेट करेगा जुडिशियल कमीशन, एक बात। उसका अपना अलग सेक्रेटेरिएट है, उसका अपना बेंच का सरबराह है, और उस बेंच की नाम 1 साल के काम सेम है। नाम बेसिकली हाइब्रिड कर दिया नाम, वो इमरान वाली बात है कि नाम रख दिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो अमली तौर पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और मजे की बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अब हाई कोर्ट में ही बन रहे हैं और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो कुछ भी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उस पे ये सब एग्री कर गए। और फिर आर्टिकल 184(3) का अख्तियार वो कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा, उस पर मौलाना फजल रहमान साहब आ गए। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब आ गए। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की जो मौलाना साहब का एक मतलब डेकेड से एक मौक़िफ़ था कि सूद का निज़ाम का खात्मा होना चाहिए, मौलाना साहब की इस बात को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो एक अच्छा पैकेज है। अब इस जब जाहिर सी बात है कि आज कौमी असम्बली से जब ये अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी 12 अरकान की, जिसमें सेनेट के 4 अरकान होंगे, 8 अरकान कौमी असम्बली के होंगे, अपोजिशन की और हुकूमत की उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। और वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है अब 22 अक्टूबर तक जो है, जो 3 जजेस का पैनल फाइनल करेगी, वो 22 नवंबर तक, अक्टूबर तक फाइनल करके वो भेजा जाएगा
वजीर आजम को और फिर सदर पाकिस्तान को, उसमें से फिर एक नाम जो है वो सिलेक्ट होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। ठीक है। वो प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर सेलेक्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है उनमें से चूज करना है, और अगर वो अख्तियार ना दिया जाए एक मिनट के लिए प्राइम मिनिस्टर को और पार्लियामेंट के पास ही रहे, तब भी जो है मेरे हिसाब से वो चीज़ काबिल कबूल है। उसकी वजह ये है कि सबसे अहम बात ये है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट बालादस्त है। पार्लियामेंट की जो स्पेस थी उसको इनक्रोच किया इस 7 वाली इमारत ने, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। जुडिशरी ने जब पार्लियामेंट की जो इख्तियार था, जो डोमेन थी, उसको इनक्रोच किया, तो आज पार्लियामेंट वो अपनी जो स्पेस है वो वापस रीगेन करने जा रही है। ये हिस्टोरिक डे है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल से अब इमरान वसीम साहब को एक जल्दी है, वो कुछ टाइम बार बार बता रहे थे, वो टाइम नज़दीक आ गया, तो इसको अब रैप अप कर दें आप। थैंक यू सो मच हसन, आपका भी, इमरान आपका भी, नाजरीन आपने आज़ाद डिजिटल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट भी करना है। इंशाल्लाह सी यू इन अदर पॉडकास्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।